नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जी। हम लोगों के बीच माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी उपस्थित हो गए हैं। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम लोगों के माननीय योगी जी उपस्थित। मैं चाहूंगा कि आप तालियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करें, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुके और स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत करने का कष्ट करें। अब मैं यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी और सांसद आदरणीय विजय कुमार दुबे जी से आग्रह करते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुके और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करने का कष्ट करें। अब मैं माननीय सांसद विजय कुमार दुबे जी से आग्रह करते हैं कि हम लोगों के परम पूज्य आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी महाराज जी का भी स्वागत करने का कष्ट करें। अब मैं सीधे अपने लोकप्रिय प्रत्याशी और यहाँ के सांसद आदरणीय विजय कुमार दुबे जी से चाहते हैं कि अपने मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए हम लोगों के बीच अपनी बातें रखने का कष्ट करें। जय हिंद। ई जयकारा से काम ना चली। दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस लोकसभा चुनाव के इस जनसभा के अवसर पर हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में और जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश के तस्वीर और तकदीर को मात्र 7 वर्षों में बदलने का कार्य किए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, भारत सरकार के विभिन्न पदों से सुशोभित पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, राज्यसभा के सांसद आदरणीय आरपीएन सिंह जी, कुशीनगर के प्रभारी मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल के मंत्री आदरणीय सतीश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय अतुल सिंह जी, आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, विधायकगणों के रूप में श्री विवेकानंद पांडे जी, श्री मनीष जायसवाल जी, श्री मोहन वर्मा जी, श्री विनय प्रकाश गौड़ जी, श्री पीएन पाठक जी, श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी, हम सबके बीच पूर्व सांसद के रूप में आदरणीय राजेश पांडे जी और मंचासीन सभी हमारे नेतागण, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, उपस्थित माताएं बहनें और भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले सभी साथीगण, अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में
भारतीय जनता पार्टी को पूरे दुनिया में बृहद और मजबूत संगठन के रूप में जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से गौरव हासिल कराया, जिन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सम्मान को पूरे देश में बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य किया, और जिन्होंने इस देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा सहज सरल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का कार्य किया, ऐसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस भगवान बुद्ध की धरती पर अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी गणों के साथ मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। अपने 7 सालों के कार्यकाल में अथक प्रयासों से इस उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार सुशासन का एहसास समाज को कराने वाले, इस उत्तर प्रदेश की धरती से गुंडा मवाली दंगाई अपराधियों को मुक्त कराकर व्यापारियों को स्वच्छंद वातावरण में व्यापार कराने वाले, और एक तरफ जहां महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देने वाले, दूसरे तरफ गरीबों के अधिकार की सुरक्षा देने वाले भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के योजनाओं को सबका साथ सबके विकास के मंत्र के साथ इस उत्तर प्रदेश की धरती पर संचालित कराकर पूरे राष्ट्र में जो बदनाम राज्य उत्तर प्रदेश को 7 सालों में गौरवशाली सम्मान दिलाने वाले अपने माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी महाराज का मैं भगवान बुद्ध की धरती पर अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। आज के अवसर पर बस इतना कहना चाहता हूं, ये कुशीनगर धरती, गोरखपुर की धरती माननीय मुख्यमंत्री योगी महाराज के लिए अध्यात्म भूमि हो सकता है, लेकिन सबको पता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अगर कर्म भूमि कोई होगा तो हमारा कुशीनगर की ये धरती है, जिस पर इंसेफ्लाइटिस नामक भयानक महामारी का समूल नाश करने का आपने जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अभियान चलाया आंदोलन के रूप में, यही कुशीनगर की धरती है। भय भूख भ्रष्टाचार के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में दिया गया आपका आंदोलन की शुरुआत यही कुशीनगर की धरती है, और मुसहर समाज का जो आज उत्तर प्रदेश में बदलता हुआ तस्वीर और तकदीर दिख रहा है, मुसहर समाज के लिए आंदोलन की जो धरती था यही कुशीनगर की धरती से आंदोलन आपने शुरू किया था। हम लोग जानते हैं कुशीनगर की धरती वो है जहां माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हमेशा से आशीर्वाद मिला है। 2 साल के कोरोना के व्यवधान के बावजूद 3 साल में आप लोगों के आशीर्वाद से बड़ी योजनाओं को लाने का प्रयास किया गया है यहाँ पर, और आज जनता से हाथ जोड़ प्रणाम करके सबसे आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ, विजय दुबे को विजय श्री नहीं, जिसने अपने 10 सालों के अथक प्रयासों से देश का तस्वीर और तकदीर बदल के रख दिया, जिन्होंने समाज के उपेक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उनकी आत्मनिर्भरता मजबूती प्रदान किया, ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के 1 जून को आप लोग आशीर्वाद देकर अपने प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मजबूत करेंगे, और अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का हाथों को मजबूत करने का कार्य करेंगे। आज के शुभ अवसर पर मैं ज्यादा समय न लेते हुए सबको कर अभिनंदन स्वागत के साथ सबको करता हूं प्रणाम, अपनी बातों को देता विराम। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के बीच हम लोगों के लोकप्रिय पूर्व केंद्रीय मंत्री
राज्यसभा सांसद माननीय आरपीएन सिंह उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमें अपने माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करने का कष्ट करें। हम जानता नहीं रउरा साहब आदरणीय नड्डा जी के और महाराज जी के सुने आयल बानी। अपन बात हम 2 मिनट में समाप्त करब। सबसे पहले तो हम अपन धरती पे अपन राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के स्वागत करतानी, जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश के नहीं विश्व के सबसे बड़ा पार्टी बनल बा। ऐसे कुशल नेतृत्व के आदरणीय नड्डा जी के, जिन्हें पूरा देश में नहीं पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़का पार्टी बनायल गई बा। तो एगो नारा लगे के चाहिए नड्डा जी खातिर, जेपी नड्डा जी। और सबसे बड़का पार्टी के अध्यक्ष बानी रउरा वजवाई नहीं निकलता, जेपी नड्डा जी। और स्वागत अपन घर के, अपन बिल्कुल बगल के हमार मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी कितने बार अपन जनपद में आयल बानी और कितना बड़का बड़का अस्पताल से लेके किसान इन कॉलेज हेने करल गइल बा। और जिस तरह में गुंडाई समाप्त हो गइल बा, विकास के गति पड़ता। हम चाहता नहीं उनके भी एगो नारा लगे के चाहिए कि हाई आवाज बिल्कुल गूंजे के चाहिए पूरे मंडल में, आदरणीय योगी महाराज जी। अरे गोरखपुर तक तो आवाज पहुंचावा जा, आदरणीय योगी महाराज जी। और जिस खातिर हम लोग सब लोग यहाँ उपस्थित बानी, आदरणीय विजय कुमार दुबे जी, हमके पूर्ण विश्वास बा रउरा लोग रिकॉर्ड मतों से इस बार विजय दुबे जी को जिताएंगे। और गति, विकास की गति भारी तेजी, बहुत तेजी से होगी। मंच पे सारा वरिष्ठगण, अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय योगी जी और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज मैं सांसद हूं। मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं कि आपका ये भाई और आपका भाई विजय दुबे दोनों मिलकर भाई की तरफ राज्यसभा, लोकसभा में आपकी आवाज बुलंद करेंगे। और जैसी सरकार केंद्र में और प्रदेश में है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार कुशीनगर में विकास करने का कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नारा लगे के चाहिए जोर के, जय श्री राम। अरे अन्य तक सुनाई नहीं देता, जय श्री राम। धन्यवाद। जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद। जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप लोग जिनकी प्रतीक्षा में कम से कम 2 घंटे से इतनी धूप में आप लोग बैठे हुए हैं, जिनका मार्गदर्शन आप लोग चाहते हैं, ऐसे हम लोगों के देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी महाराज से मैं आग्रह करता हूं कि आवे हम लोगों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, स्वागत है, स्वागत है, योगी जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, योगी जी का स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, एक बार खड़े होकर के करतल ध्वनि से नड्डा जी का जोरदार स्वागत करिए। जय श्री राम,
जय जय श्री राम। बहनों और भाइयों, मैं आप सब की ओर से, कुशीनगर जनपद वासियों की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित इस कुशीनगर में और भगवान गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के इस पावन धरा में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, लेकिन भारत की आबादी से बड़ी आबादी का देश भी दुनिया में है। लेकिन राजनीतिक दलों की जब बात आती है तो पूरी दुनिया के अंदर बहुदलीय प्रथा होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने के लिए अहर्निश प्रयास किया, कड़ी मेहनत की, न दिन देखा, न रात देखा, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न सामान्य दिन देखे और न सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना ही देखी। ऐसे लगातार संगठन और विचारधारा के लिए समर्पित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं कुशीनगर की इस पावन धरा पर आप सबकी ओर से, कुशीनगर वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, नेशन फर्स्ट। और अगर इसका उदाहरण देखना है, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग कोरोना कालखंड में गायब थे, इनका कहीं पता नहीं था। ये दोनों लड़कों की जोड़ी भी पिकनिक मनाने के लिए एक इंग्लैंड चला गया था, एक इटली चला गया था। लेकिन मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने तत्काल मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह किया और साथ साथ पूरी भाजपा से कहा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इस समय संगठन का काम नहीं बल्कि सेवा ही संगठन है। जनता जनार्दन की जितनी सेवा हो सकती है वह हमें करना है। और बहनों और भाइयों, उसी का परिणाम था कि केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नजर आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ही सेवा के इस मिशन के साथ जुड़ी थी, क्योंकि हमें देश को बचाना था, 140 करोड़ जनता को बचाना था। और फिर सेवा का कार्य भी हुआ, फ्री में वैक्सीन भी मिला, फ्री में टेस्ट भी हुआ, फ्री में उपचार भी हुआ। और आज आप देख रहे होंगे मोदी जी ने उसी समय शुरू किया था, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। यही राशन सपा और बसपा के समय में राशन माफिया खा जाते थे, सरकार के दलाल खा जाते थे, गरीब टुकटुकी लगाए देखता रहता था। और कुशीनगर को कौन नहीं जानता है, कुशीनगर में यही विजय दुबे हैं। हम लोग सड़कों पे उतर करके, मुसहर यहां भूख से मरता था, गरीब यहां भूख से मरता था, हम सड़कों पे उनके लिए आंदोलन करते थे। और बहनों और भाइयों, उस समय मेरे साथ यही अतुल सिंह, यही
विजय दुबे, यही राजेश्वर सिंह और ये सभी कार्यकर्ता लग करके लड़ते थे प्रशासन के खिलाफ। समाजवादी पार्टी की ऐसी की तैसी फेरते थे हम लोग और उन गरीबों को राशन उपलब्ध कराते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने मुसर जाति के हर परिवार को एक एक आवास दिलाने में सफलता प्राप्त की है और जहां पे वह रह रहा है उसका पट्टा भी उसके नाम पर करने में सफलता प्राप्त की है और उनको राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाने का काम करने के साथ ही विगत 4 वर्ष से मोदी जी के द्वारा फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उन्हें प्रदान किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, इस जनपद का गौरव है। आपने देखा होगा जो आज कुशीनगर में आपको देखने को मिलता है, यह कार्य अचानक नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर मोदी जी ने ऐसे ही देश की कायाकल्प की है, पूरे देश को ऐसे ही बदला है। सम्मान देश का बड़ा है दुनिया में, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है, नक्सलवाद का नेस्तनाबूद हुआ है और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, बोलेगा नहीं और छेड़ेगा भी नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको फिर छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन ये काम क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर पाएगी क्या? ये लोग तो कहते पाकिस्तान को मत छेड़ना, पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। अरे पाकिस्तान का राग अलापने वालों, हिंदुस्तान के लिए बोझा मत बनो, चले जाओ पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए, भीख भी नहीं मिलेगी वहां तो। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं और पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग, कुल आबादी 23 करोड़, वो भूख से मर रही है। बहनों और भाइयों, इंसेफ्लाइटिस भी यहां होती थी। कुशीनगर के लिए आदरणीय नड्डा जी का स्वागत और अभिनंदन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब हमने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ अंतिम प्रहार प्रारंभ किया था तब माननीय नड्डा जी भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे और आपने कहा जितना पैसा चाहिए, जितना दवा चाहिए, जितना संसाधन चाहिए हम भारत सरकार से उपलब्ध करवाएंगे। और उसी का परिणाम है इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक मौतें कुशीनगर जनपद में होती थी, आज यहां का मासूम बचा है। तो बहनों और भाइयों, इसको मासूम को बचाने का श्रेय अगर दिया जाना चाहिए तो मोदी जी को दिया जाना चाहिए और नड्डा जी को दिया जाना चाहिए, जिनके कारण आज हम यहां के मासूम को बचाने में सफल हुए हैं। बहनों और भाइयों, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज होगा, एक कल्पना थी और आज तो तब नड्डा जी ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे। जब कुशीनगर का प्रस्ताव देखा उन्होंने कहा अच्छा यही इंसेफ्लाइटिस से मौत होती है ज्यादा। हमने कहा एक मेडिकल कॉलेज जरूर दो। और बहनों और भाइयों, आज आपका मेडिकल कॉलेज बन करके लगभग तैयार होने जा रहा है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, कोई संदेह? और कुशीनगर में एयरपोर्ट भी बन गया है ना, और अभी तो यहां पे एक कृषि विश्वविद्यालय भी बन रहा है ना। महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण भी हम लोग यहां कराने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, कुशीनगर हम आते थे, सड़क है या गड्ढा है पता ही नहीं लगता था। आज तो जिस सड़क पर जाओ फराटा भरते हुए आप जा सकते हैं, एकदम बुलेट की स्पीड से चलते हैं आवाज। और पहले रिक्शा की स्पीड भी नहीं होती थी, पहले ट्रॉली की स्पीड होती थी कार की, और ट्रॉली की स्पीड क्या रही होगी तो आप ही जान सकते हैं। लेकिन आज कुशीनगर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, बहनों और भाइयों, ये नए भारत की तस्वीर है। हाईवे
4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। विकास के बड़े बड़े कार्य, कई मेट्रो, रेल में भी नई नई चीजें, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेन, IIT बन रहे हैं, गोरखपुर में एम्स बन गया है, IIM बन रहे हैं, IIIT, NIT, और हर घर नल की योजना भी, हर नल से जल भी, बाढ़ से बचाव की पुख्ता व्यवस्था भी, और भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली को उसका गौरव प्राप्त हो, इसके लिए मोदी जी स्वयं यहां आए थे। यहां आकर के उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बहनों और भाइयों, बीच में कोरोना आ गया, अन्यथा अब तक कुशीनगर भी थाईलैंड और सिंगापुर की तरह चमकता हुआ दिखाई देता। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर ये बाहर, देश के अंदर अब तक जो चीजें चल रही हैं, 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 6ठा चरण कल है। और बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही नारा है, एक ही स्वर है। क्या है? फिर एक बार, कुशीनगर की आवाज में बोलेंगे, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार। जब कोई पूछता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि 400 पार कैसे, क्योंकि ये दोनों तो मिलकर के 400 सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। तो जनता की ओर से आवाज आता है। क्या आवाज आती है? जो राम को लाए हैं। कितने लोग अयोध्या गए थे? वाह भाई, काफी बड़ी संख्या में लोग गए। आपने नई अयोध्या देखी होगी ना? ऐसे है जैसे लगता है साक्षात प्रभु राम अयोध्या में प्रकट होकर के अपना आशीर्वाद की कृपा बरसा रहे हों। बरसा रहे हैं ना? ये है नई अयोध्या। 500 वर्षों का इंतजार मोदी जी ने समाप्त करवा दिया। और रामनवमी के दिन भगवान राम का सूर्य तिलक भी होता है। दुनिया अभिभूत थी देख करके। वाह, क्या नेतृत्व है। और ये कांग्रेस और सपा के लोग क्या कहते थे? कहते राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। कोई कहता राम का मंदिर बेकार बना है, और कोई कहता है राम का मंदिर बनाने का भारत में कोई मतलब नहीं था। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में आकर के सिमट गया है। जो राम भक्त हैं वह मोदी जी के साथ में हैं, जो राम द्रोही हैं वो भाजपा के विरोध में खड़े होकर के नकारात्मक स्वर के माध्यम से पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, जो देश की आवाज है उस आवाज के साथ कुशीनगर की आवाज भी जुड़नी है। और इसलिए जुड़नी है, अगर आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इनके मैनिफेस्टो, इनका घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे, कितना खतरनाक है। देखो, ये गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे। इनके पास जब जनता इनको ठुकरा चुकी है, इनको कोई घास नहीं डाल रहा इनके पास, तब ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, झूठी अफवाह फैलाएंगे, तमाम झूठ बोलेंगे। इनका एक झूठ, इनके घटक का एक झूठ अभी परसों कोलकाता हाईकोर्ट ने बेनकाब किया है। ओबीसी का जितना आरक्षण था, 118 मुस्लिम जातियों को टीएमसी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने दे दिया था। वहां के हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया। कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण ओबीसी को ही मिलना चाहिए, मुसलमान को नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही अनुसूचित जाति के आरक्षण पर, पिछड़ी जाति के आरक्षण पर ये सेंध लगाएंगे, सावधान होना। ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते, ये लोग सेंध लगाएंगे।
इसलिए सावधान रहना। दूसरा, ये लोग क्या कहते हैं? कहते हैं आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? ताली वाली शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्के में घर के अंदर कैद रहना पड़ेगा। 3 तलाक की जो कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया, उस 3 तलाक की कुप्रथा को ये लोग फिर से पुनर्जीवित करके उच्छृंखलता और उदंडता को बढ़ावा देने का काम करेंगे। ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं पर्सनल कानून लागू करेंगे। अरे देश, कश्मीर में धारा 370 मोदी जी ने समाप्त की, जिससे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस सपने को साकार किया जा सके कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान ही रहेंगे, और वही रखने की दृष्टि से पूरे देश के अंदर आज कश्मीर भी भारत का हिस्सा बना है। आज कुशीनगर का व्यक्ति भी कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है, नौकरी प्राप्त कर सकता है। अन्यथा कांग्रेस ने तो यह व्यवस्था कर दी थी कि कुशीनगर या उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकता था, वहां प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, वहां नौकरी नहीं कर सकता था। बहनों और भाइयों, ये देश के विभाजन की नींव पैदा करने वाले लोग हैं, और कितनी खतरनाक मंशा है। कहते हैं सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुरूप खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भोजन अलग अलग होता है क्या? अरे जो भोजन रोटी आप खाते होंगे वह भी खाता होगा, चावल आप भी खाते हैं वह भी खाता होगा, सब्जी और दाल आप भी खाते होंगे वह भी खाता होगा, चीनी और गुड़ आप भी इस्तेमाल करते होंगे वो भी इस्तेमाल करता होगा। लेकिन हां, एक जगह में दोनों ठहर जाते हैं, दोनों के राह अलग अलग होते हैं। जहां पर मुसलमान गौ कसी करता है, गौ मांस खाने की चेष्टा करता है, हिंदू शक्ति के साथ खड़ा होकर कहता है कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आए तो खान पान की स्वतंत्रता देकर के गौ कसी को बढ़ावा देंगे। क्या आप ये पाप करेंगे क्या? अरे आज के दिन पर तो आप कह सकते हैं अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कि हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं ना? 22 जनवरी को जब मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में कर रहे थे, आपने वो दृश्य देखा कि नहीं देखा? टेलीविजन में कितने लोगों ने देखा है? सभी ने देखा है। अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बोल पाएंगे ना कि हमने देखा है? बोलेंगे ना? और आप ये भी कह सकते हैं, ये मोदी जी को जो ताकत मिली है, या योगी जी को जो ताकत मिली है, या नड्डा जी को जो ताकत मिली है, ये ताकत हमारी अपनी नहीं है। ये ताकत आपके द्वारा कमल के फूल पर जो बटन दबाया जाता है ना, ये उसी की ताकत है। तो वास्तविक श्रेय किसको जाता है इसका? आपको, आपको इसका श्रेय जाता है। आप अपनी पीढ़ी को बोलिए, वर्तमान पीढ़ी को बोलिए, कहिए साहब राम मंदिर हमने बनाया है, बोलिए। क्योंकि जिसने भी कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह इसको बोलने का अधिकारी है कि राम मंदिर मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने कमल चुनाव चिन्ह का बटन दबाया है। बोल सकते हैं ना? तो ये पीढ़ी में भी सम्मान होगा, और लोक तो में तो सम्मान होना ही होना है। परलोक में पूर्वजों के पास जाएंगे तो उनको ही बोलेंगे कि देखिए आपका संकल्प की पूर्ति करके मैं आया हूं। प्रभु का भी कृपा मिलेगी और पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? एक यह कार्य, एक तरफ मोदी जी पुण्य दिला रहे हैं, और दूसरी तरफ एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलने वाला वोट गौ कसी के कारण पाप में बदलेगा।
क्या ये पाप करेंगे क्या? पाप करेंगे क्या? तो जनता जनार्दन को बताना है, जनता जनार्दन को बताना है कि देखो बीजेपी तो विकास भी करा रही है, सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, गरीब कल्याण भी कर रही है, प्रभु को भी विराजमान करा रही है, और अयोध्या में रामलला विराजमान भी हो रहे हैं, और बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है ना? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? और इसीलिए आदरणीय नड्डा जी आपके बीच में यही जानने के लिए आए हैं कि विजय दुबे जी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके चुनाव जीतेंगे। एक तो आश्वस्त करिए उनको, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके। दूसरा, इसमें 2 कार्य करने पड़ेंगे आपको। 7 दिन का चुनाव है, 7 दिन के अंदर आप में से जितने लोगों ने हाथ उठाया है 2 संकल्प लेने पड़ेंगे। पहला, प्रतिदिन 5 परिवार में जाकर के हर एक सदस्य से मिल करके हर वयस्क मतदाता को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कमल का बटन दबाने के लिए उसको अनुरोध करना है। करेंगे? और दूसरा, चुनाव के दिन 1 जून को, किस दिन चुनाव है? 1 जून को इन सभी परिवारों को, यानी एक दिन में 5 परिवार तो 7 दिन में 35 परिवार, यही होगा ना? तो 35 परिवारों में जितने भी वोटर होंगे उन सब को लेकर के मतदान केंद्र में जाना है और कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए उनको तैयार करके भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। करेंगे? ये 2 काम कर लेंगे? कर लेंगे? विजय दुबे जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे ना? उनके नाम के अनुरूप परिणाम यहां आएगा। लेकिन चुनाव हमें रिकॉर्ड वोट से जीतना है, ये बताओ मुझे। जीतेंगे ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मैं आग्रह करता हूं, आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस खुशीनगर की चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे खुशीनगर के बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके प्रिय प्रत्याशी श्री विजय दुबे जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, राज्यसभा में मेरे साथी और जिनके साथ मुझे लंबे समय संसद में काम करने का मौका मिला, श्री आरपीएन सिंह जी, राज्यसभा में हमारी बहन श्री संगीता यादव जी, प्रदेश के मंत्री श्री सतीश शर्मा जी,
श्री नथुनी कुशवाहा जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच और यहाँ खुशीनगर की जनसभा में एकत्र आए देवी और सज्जनों, हमारी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस जनसभा में योगी जी के साथ मुझे भी आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और विजय दुबे जी के लिए आपसे इस पवित्र भूमि, भगवान बुद्ध की निर्वाण की भूमि, ऐसी पवित्र भूमि पर आपसे अपील करने का भी मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं आपका ये जोश, जो आप में मैं ऊर्जा देख रहा हूं, इतनी गर्मी में 10 बजे से आप डटे हुए हैं, जो मैं आप में उत्साह देख रहा हूं, जो मैं आप में उमंग देख रहा हूं, जो आप में मैं खुशी देख रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने विजय दुबे जी को फिर से लोकसभा में भेजने का मन बना लिया है। लेकिन मित्रों, यह सिर्फ विजय दुबे को लोकसभा में भेजने का ही विषय नहीं है। यह विषय इससे बहुत बड़ा है और वह विषय है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बना करके एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इस बात के लिए हमने पूरी ताकत लगाई है। मित्रों, जब मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, यही उत्तर प्रदेश माफिया राज्य के लिए जाना जाता था। यही उत्तर प्रदेश की धरती पर हमारी बहनें, बहू, बेटियां ये सुरक्षित नहीं थी। यही उत्तर प्रदेश था जहां व्यापारी पलायन कर रहे थे। यही उत्तर प्रदेश था जहां माफिया दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर देते थे। और आज वही उत्तर प्रदेश है, मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी की कड़ी मेहनत से आज माफियाओं को जमीन में गाड़ दिया गया। और जो लोग माफियाओं के साथ हुआ करते थे, आज वो बाहर नहीं है, वो जेल के अंदर है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की है। ये बदलता उत्तर प्रदेश, एक समय में उत्तर प्रदेश फिरौती के लिए जाना जाता था, एक समय में उत्तर प्रदेश अपहरण के लिए जाना जाता था। आज व्यापारी खुलेआम अपने व्यापार में लगे हैं और उत्तर प्रदेश की बेटियां उन्मुक्त होकर के आजादी के साथ अपने विकास में लग गई हैं। यह बदलता उत्तर प्रदेश हमको देखने को मिल रहा है। मित्रों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल पहले का भारत और 10 साल में बदलता भारत। 10 साल पहले कैसा भारत था? भारत के साधारण आदमी, मानवी का मन कैसा था? भारत का साधारण नागरिक क्या सोचता था? भारत का साधारण नागरिक, साधारण मानवी सोचता था, इस देश में कुछ नहीं बदलेगा, ये ऐसे का ऐसे ही चलेगा। राजनीति के सहारे हम कब तक इंतजार करेंगे? और एक तरीके से उदासीनता का माहौल था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में आज बदलता भारत हमने देखा। और इसी कारण आज साधारण व्यक्ति, साधारण नागरिक, साधारण मानवी
आज विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा। यह आत्मविश्वास उसमें आ गया, ये आत्मविश्वास आ गया। मित्रों, अभी अभी कोरोना की चर्चा सम्मानीय योगी जी कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, दुनिया के कोई भी नेता कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं हुए। किसी को पता नहीं था कि कैसे लड़ा जाएगा। यह शताब्दी की त्रासदी थी, कोई नहीं जानता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के नेता तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है या मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि लॉकडाउन जरूरी है कि आर्थिक नीति को चलाना जरूरी है। जापान नहीं तय कर पाया, कोई देश नहीं तय कर पाया कि कोरोना से लड़ा कैसे जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कड़ा फैसला लिया, कटु फैसला लिया और 12 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगाया। और मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। कड़ा फैसला लिया। अमेरिका फैसला नहीं कर पाया लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। यूरोप फैसला नहीं कर पाया, जापान फैसला नहीं कर पाया। लेकिन मोदी जी ने 1.5 महीने में देश को कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम बनाया। हमारे पास आईसीयू बेड नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन के यूनिट्स नहीं थे, हमारे पास कोरोना की दवाई नहीं थी। 2 महीने में मोदी जी ने देश को सक्षम बनाया और फिर मोदी जी ने कहा, जान भी है और जहान भी है। लॉकडाउन हटाया और देश को आगे ले जाने का काम किया। जिस दवाई की बात आज जापानीज इंसेफ्लाइटिस की योगी जी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 25 से 28 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 28 साल लग गए। इस देश में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए, 100 साल लग गए। 1906 में दवाई बन गई थी और योगी जी जब आप सांसद थे तो 2006 में दवाई भारत में पहुंची और गोरखपुर में पहुंची। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन बदलता भारत, कोरोना की पहली मार, पहला केस 2020 के 27 जनवरी को भारत में आया। 2020 के अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दी गई और 220 करोड़ वैक्सीन डबल डोज विद बूस्टर लगा करके 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया गया। मित्रों, मैं यहां आपसे यह भी चर्चा करना चाहता हूं, जब यह दवाई बन रही थी तो अखिलेश बोलता था, ये तो मोदी टीका है, ये तो मोदी टीका है, इसकी इफेक्टिविटी बहुत कम है, बहुत कम है। लोगों को गुमराह करने का काम किया अखिलेश ने, राहुल ने, इन सब लोगों ने गुमराह करने का काम किया। मुझे संसद में मिल गए, मैंने कहा खुद तो चुपके चुपके टीका लगा लिया, कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा? 140 करोड़ के देशवासियों को बचाने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं और आपके ध्यान में भी है कि आज भारत कोरोना की मार के बाद, आज भारत यूक्रेन के युद्ध के चपेट के बावजूद भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर मोदी जी के नेतृत्व में आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। ये बदलता भारत है। और आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनाव में यशस्वी बनाना है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा।
मित्रों, मैं दवाई की बात कर रहा था। आज भारत दुनिया का दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर हो गया। दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। ऑटोमोबाइल में हम जापानी गाड़ियों की बात करते थे, आज ऑटोमोबाइल में गाड़ी बनाने में भारत जापान को पछाड़ करके आज तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर और मार्केट बन गया है, तीसरे नंबर का। इस्पात में, स्टील में भारत दूसरे नंबर का देश बन गया, दूसरे नंबर का देश। केमिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। और मोबाइल में, मोबाइल बनाने में भारत 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं, 97%। 10 साल पहले दोस्तों, आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान। आज आप अपना मोबाइल उठा के देखो, उस पर लिखा है मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। आज भारत मोबाइल बन रहा है। यह बदलता भारत की तस्वीर है। जिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की चर्चा योगी जी ने की, मैं आपके साथ आत्मसात करना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 80 करोड़ की जनता को राशन देने के कारण आज आपको खुशी होगी कि आज भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई और 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। यह बदलता भारत मोदी जी ने खड़ा कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और नीति आयोग बोल रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए पहुंचाना, इसने किसानों की तस्वीर और तकदीर को बदल डाला है। ये भी आपको बताना चाहिए। मैं यहां ये भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आपके साथ यहां बैठे हैं, बहुत से लोग एमएलए रहे हैं लंबे समय से। इनसे पूछिए जब ये एमएलए हुआ करते थे इनकी क्या स्थिति थी। मैं 1993 में एमएलए बन गया था पहली बार। उस समय मेरा बीडीओ मेरे पास आया करता था, बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और कहता था नड्डा जी आपको एक खुशखबरी देनी है। मैं बोलता था दो। कहता था कि आपको इस साल इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताइए किसको दें। मैं बोलता था 1 अनार 100 बीमार। भैया बीडीओ ये तू ही रख ले, तू ही बांट दे, मैं कहां बांटूंगा। लेकिन आज बदलता भारत, मोदी जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए। 4 करोड़। कितने घर बनाए? 4 करोड़। और फिर से विजय दुबे को चुनाव जिता के भेजना, अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बन जाएंगे और यह विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। और कैसे घर बने? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन में सिलेंडर, टॉयलेट, कोर्टयार्ड, इन सब के साथ यह घर बना है। और एक खुशखबरी मैं और देना चाहता हूं आपको, आने वाले समय में आप सब लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त योजना, यह सौर ऊर्जा प्रधानमंत्री जी की तरफ से सबके छत पर लगेगी और आपके बिजली का घर का खर्चा उससे चलेगा और जो बिजली बच जाएगी वो सरकार खरीद लेगी, आपको आमदनी का साधन हो जाएगा। यह बदलता रिश्ता है। मैं आपके साथ यह भी चर्चा करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, योगी जी उस समय सांसद थे, आपके ध्यान में आया। उस समय योगी जी बताया करते थे कि हमारे प्रदेश में कैंसर फैल रहा है, हमारे प्रदेश में हार्ट की समस्या हो रही है, कैसे इसको हम लोग लड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा घबराने की बात नहीं है, गरीबों की चिंता होगी। और आयुष्मान भारत
भारत के 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग और गरीब लोग। कौन है ये गरीब लोग? मैं बार बार बताता हूं क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा जब आयुष्मान भारत लागू किया गया। कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्ट मैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी मैन, रैक पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, जो सैलून में बाल काटता है, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने आयुष्मान भारत में हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख रुपए हर साल। अब कोई गरीब 365 करोड़ रुपए के आसपास का इलाज गरीब लोगों का हो चुका है। 365 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कोई गरीब अब बिना इलाज के नहीं है। और मैं आप लोगों के साथ एक और खुशखबरी बोलना चाहता हूं। आप विजय दुबे जी को जिताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इस देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी भाई, कोई भी माता, कोई भी बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की है और आगे चल करके जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी इलाके की, किसी भी आमदनी की, गरीब हो या अमीर, सबको मोदी जी के तरफ से आयुष्मान भारत का हर साल 5 लाख रुपए का उनको हेल्थ का कवर मिलेगा। 5 लाख रुपए। बोलिए ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? इसलिए मित्रों, एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ परिवारों में हर घर नल, हर घर जल। और आप फिर से विजय दुबे को चुनाव जिता के भेजना, खुशीनगर का कोई घर नहीं रहेगा जहां नलके से पानी नहीं आएगा। इसकी व्यवस्था की जाएगी, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। नेशनल हाईवे 55,000 किलोमीटर बन गए 10 साल में। 55,000 किलोमीटर। यही खुशीनगर में आया करता था, यही गोरखपुर आया करता था। योगी जी, मैं बताना चाहूंगा, जब मैं पहली बार बीआरडी कॉलेज आया था तो मैं लखनऊ से चला था और लखनऊ से गोरखपुर आने में मुझे 7.5 घंटे लग गए थे। आज फराटेदार सड़क में 3 घंटे में दिल्ली गोरखपुर होता है। यह बदलता हुआ रिश्ता है, इसको भी हमको समझना चाहिए। कभी आपने सोचा था कि गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? भैया सोचा था कभी? कभी सोचा था? ये योगी जी का प्रयास है और मोदी जी का आशीर्वाद है कि आज गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया। अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ता। और आपने कभी ये सोचा था कि आपके खुशीनगर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था? आज आपके आंगन में मेडिकल कॉलेज खुल गया। आंगन में मेडिकल कॉलेज खुल गया। यह है काम करने वाले का तरीका। और इसीलिए आपकी उंगली में बहुत ताकत है। सही जगह बटन दबता है तो मेडिकल कॉलेज मिलता है। सही जगह को बटन दबता है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलता है। सही जगह दबता है तो हाईवे मिलता है। सही जगह दबता है तो आपको एग्रीकल्चर टेक्निकल यूनिवर्सिटी मिलती है। और गलत जगह दबता है तो बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ती है। व्यापारियों को पलायन करना पड़ता है। सड़क गड्ढे में है कि गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता है। ये आपकी उंगली की ताकत है और आपको अपनी उंगली की ताकत सही ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। आज रेलवे में उत्तर प्रदेश का बजट मोदी जी ने 19 गुना बढ़ा दिया है। 19 गुना बढ़ा दिया है। हर रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। हर तरीके से विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। आपको जानकर के खुशी होगी कि 2 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है। 2 लाख पंचायत में। 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप सब लोग जानते हैं, ये कांग्रेसी भाई बोलते थे
भारत तो अनपढ़ है, ये ऑप्टिकल फाइबर लेके हम क्या करेंगे, ये डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा। मैं उनको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने भारत के सामर्थ्य को पहचाना, और मोदी जी ने भारत के सामर्थ्य को पहचाना इसलिए आज सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल पेमेंट लेता है। ये बदलता भारत है, ये डिजिटल इंडिया है। ये आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को सीधे मोदी जी का पैसा और योगी जी का पैसा सीधे हॉस्पिटल को जाता है, बीच में किसी के नहीं आता। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम है। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से विकास के नए आयाम लिखने का काम हुआ है। यहां बहुत सी चर्चाएं हुई हैं। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। अभी तक तो मैंने आपको विकास की कहानी बताई, लेकिन मित्रों याद रखना, उजाले का महत्व तो तब समझ में आता है जब अंधेरे की त्रासदी भी ध्यान में हो। अमावस्या को जब तक ध्यान में नहीं रखोगे तब तक पूर्णमासी को नमन करने का मन नहीं होता। पूर्णमासी को नमन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको अमावस्या की रात याद होती है। और उसी तरीके से 10 साल पहले का भारत और आज मोदी जी के नेतृत्व में चलता हुआ भारत, 8 साल 7 साल पहले का यूपी और आज का यूपी, इसका अंतर नहीं समझोगे तब तक आज का यूपी और आज का भारत समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, एक समय था, और वो समय कैसा था? वो समय इस प्रकार से था कि जब ये सारे ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारें हुआ करती थी। हर दिन भ्रष्टाचार, हर दिन भ्रष्टाचार। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के बारे में बताओ, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो भैया, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कौन सा घोटाला छोड़ा? अंतरिक्ष में घोटाला किया, हवा में घोटाला किया, पाताल में घोटाला किया, समुद्र में घोटाला किया, धरती पर घोटाला किया, हर जगह घोटाला ही घोटाला। ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए हैं। आप बताओ, ये अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? ये अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, ये लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? बोलो, लालू अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? बोलो, लालू जमीन के बदले नौकरी खा गया कि नहीं खा गया? नहीं, नौकरी के बदले जमीन खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, ममता के लोगों ने टीचर भर्ती का घोटाला किया कि नहीं किया? उनके मंत्री के घर से नोटों के जखीरे निकले कि नहीं निकले? ये एक कांग्रेस के एमपी के घर से 18 मशीनें लगी, 3 दिन तक गिनती हुई, 350 करोड़ निकला कि नहीं निकला? एक कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ निकले कि नहीं निकले? आप बताओ, ये डीएमके के नेता बालू घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, के कविता, केसीआर, केटीआर ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घमंडिया गठबंधन के लोग, मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, ये भ्रष्टाचारियों को पनपाओ। ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए, सारे भ्रष्टाचारी। बोलो, एक मिनट बताओ मेरे को, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? जोर से बोलो भैया, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम का बेटा कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है?
आप बताओ ये टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ ये मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? और ये अरविंद केजरीवाल 1 तारीख के लिए बेल पर है, बाकी जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बताओ के कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताओ आजम खान जेल में है कि नहीं है? ये सारे या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। ये है घमंडिया गठबंधन। और ये सारे परिवार की पार्टियां हैं, सारे परिवार की पार्टियां हैं। फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की चिंता, फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की चिंता है। महबूबा मुफ्ती की चिंता मुफ्ती मोहम्मद करते रहे। प्रकाश सिंह बादल जी ने सुखबीर की चिंता की। चौटाला भाइयों ने छोटे चौटालाओं की चिंता की। मुलायम सिंह अखिलेश की चिंता कर गए। अखिलेश डिंपल की चिंता करता है। लालू राबड़ी की चिंता करती है। राबड़ी तेज प्रताप तेजस्वी की चिंता करते हैं। तेजस्वी तेज प्रताप की करते हैं। तेज प्रताप मीसा की करते हैं। मीसा रुक्मणी की करते हैं। ममता अभिषेक की चिंता करती है। केसीआर केटीआर की चिंता करते हैं। केसीआर कविता की चिंता करते हैं। करुणानिधि स्टालिन की चिंता कर गए। स्टालिन उदयनिधि की चिंता करते हैं। शरद पवार सुप्रिया सूले की चिंता करते हैं। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की चिंता करते हैं। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। ये सब परिवार की पार्टियां, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये लेना देना है तो मोदी जी को 140 करोड़ की जनता परिवार से लेना देना है। उनके लिए खड़े हैं। ये योगी जी हैं जो दिन रात आपके साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश को अग्रिम राज्य बनाने के लिए लगे हैं, उसके लिए काम में जुटे हैं। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान में रखना। और एक बात अंत मैं और बोलना चाहूंगा, ये सब लोग इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। मित्रों, मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, ये घमंडिया गठबंधन ये दलित विरोधी हैं। ये घमंडिया गठबंधन आदिवासी विरोधी हैं। ये घमंडिया गठबंधन ये पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी हैं। और मैं ये किस लिए बोल रहा हूं? क्योंकि ये आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण पर डाका डाल करके ये मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं। बोलो, ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? अभी अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने परसों कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर बोल गए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। ये पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है। ये राहुल संविधान की पुस्तक लेके फिरता है, कभी अंदर खोल के पढ़ा भी है क्या? इसको मालूम है कि बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। और ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण में आदिवासी भाइयों का, दलितों का और बैकवर्ड का हिस्सा मारना चाहते हैं और उस पर डाका डालना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 4 बार यह प्रयास किया है। कर्नाटक में 2 बार प्रयास किया है। हर जगह इस तरीके का प्रयास चल रहा है। और ममता जी ने तो बैकवर्ड पिछले दरवाजे से मुस्लिमों को बैकवर्ड का सर्टिफिकेट दे दिया। और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम भाइयों को बैकवर्ड का सर्टिफिकेट मिला है वो सबको निरस्त किया जाता है। इसका आदेश दे दिया गया है। इसलिए मित्रों, और मोदी जी ने कहा है कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल सकेगा। इस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और अंत में मैं एक बात और कहूंगा, ये घमंडिया गठबंधन ये राम विरोधी है, ये सनातन विरोधी है और ये राष्ट्र विरोधी है। ये राम विरोधी कैसे है? यही सोनिया जी, यूपीए की चेयरपर्सन, यूपीए की सरकार ने, जिसका जिक्र योगी जी कर रहे थे, कोर्ट में लिख करके दिया है
राम का कोई वजूद ही नहीं है। ये यूपीए के नेता ने लिख करके दिया है, राम का कोई वजूद नहीं है, राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये लिख करके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। बोलो ये राम विरोधी है कि नहीं है? ये राम विरोधी है कि नहीं है? इनको कैसे हिम्मत होती कि राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएं। कर्म ही ऐसे हैं कि ये नहीं आ सकते, ये नहीं दर्शन कर सकते। ये सनातन विरोधी भी हैं। देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। ए राजा ने कहा सनातन HIV है, एड्स है। सोनिया गांधी चुप, प्रियंका गांधी को सुनाई नहीं दिया, राहुल गांधी को बोला नहीं गया। बोलो ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? और ये राष्ट्र विरोधी भी हैं। JNU में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और नारे अफजल कौन है? अफजल वो है जिसने पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। उसको फांसी की सजा दी गई। सजा किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। माफी किसने नहीं दी? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। तो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी दूसरे दिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रैली करता है, उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके खड़ा होता है। बोलो ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, राष्ट्र विरोधी गतिविधि है कि नहीं? ऐसे लोगों को कभी माफ करोगे क्या? ये राष्ट्र विरोधी लोग आजकल एक कैंडिडेट भी इन्होंने बना दिया है, जो बोलता था भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये कैंडिडेट भी बन गया है। इसलिए मित्रों, एक तरफ राष्ट्रवादी ताकत है, वो लोग हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वो लोग हैं योगी जी के नेतृत्व में जो देश को प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, और दूसरे तरफ वो लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, पीछे ले जाना चाहते हैं, समाज को खंडित करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। इनको मुंह तोड़ जवाब देने का रास्ता एक ही है। 1 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके अपने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत कीजिए। यही आपसे निवेदन है। आपने मेरी बात बहुत शांति से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ, विजय दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद।